यस। हाँ, जैसे है ना क्लास में टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी जस्ट एग्ज़ाम भी है, 25-26 बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है 10वीं क्लास का। मैंने ये ब्लू प्रिंट बनाई है अलग से, जो दे रखी थी उस हिसाब से मैंने अलग से बना दिया। अपन देखिए तो वास्तविक संख्या में जो अवसद वाले प्रश्न दे रखे वो दो दे रखे हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं दो क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी है ना एक एक नंबर के प्रश्न है। इसका मतलब ये है कि वास्तविक संख्या से कुछ कोई बड़ा क्वेश्चन इतना नहीं बनने वाला है, क्योंकि एक नंबर का है। तो थ्योरी में दे रखा है एक एक क्वेश्चन, में ऑब्जेक्टिव वाले नहीं बता रहा हूँ, ये थ्योरी वाले बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसमें आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखो तब 2 नंबर आराम से ला सकते हैं, 1 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने 2-3-4 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैंने नोट कर रखा है, आप देख लेना, ठीक है। टाइम मिलते ही इसको एक बार देख लेना। प्रश्न पहला जो इम्पोर्टेंट, मैंने सारे प्रश्न नोट कर लिए हैं कि आपको 2 पूर्णांक दे रखे हैं 26 और 91 का, अपने को एचसीएफ और एलसीएम मैंने वैसे क्लास में पढ़ा दिया है, एक बार वापस उसका रिविजन कर लेना। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसका ना अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन हल करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले प्रश्न का सॉल्यूशन एग्जाम में अपने वही करना है, क्वेश्चन नंबर सीधा डाल देना है, सीधा नहीं लिखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर डाला, पेपर आपके साथ में है ही आपके पास में ना? तो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड और 91 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अपन अभाज्य संख्या को बता रखी है मैंने, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब अभाज्य संख्या को ही भाग लगाना है, और सबसे छोटी वाली अभाज्य संख्या है वो 2 है ना, और उससे बड़ी अभाज्य संख्या है 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7 और 7 के बाद में 11 है ना। ये सारी क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करते वक्त तो सबसे पहले अपने को 2 का भाग लगाना है ना। 2 का भाग नहीं जा रहा अपने को 3 का चेक करना है, 3 का नहीं जा रहा फिर 5 का चेक करना है, 5 का नहीं जा रहा फिर 7 का चेक करना है, ठीक है। ये हमें शायद लगभग पता ही है। तो 2 से अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देख लेते हैं सबसे पहले कि 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 2 का भाग, 2 का पाड़ा बोलो, जब तक 2 नहीं आ जाते हैं जा रहा है एक बार में, फिर 2 का पाड़ा है ना 6 के लिए तो 3 बार में जा रहा है, मतलब 2 से डिवाइड होगा है ना। 2 के पाड़े से 2 कटा एक बार में, और 2 के पाड़े से 6 कटा 3 बार में। अब अपन देखेंगे कि देखो आगे कौन सी संख्या का भाग जाएगा, और 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जाएगा, और 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा। सबसे नेक्स्ट है ना 13 भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि स्वयं का भाग और एक का भाग, उसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए, ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अब सीधे 13 से विभाजित होगा, और 13 से 13 कटेगा, कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो अपने को अभाज्य गुणनखंड तब तक करना है जब तक उसका फल है वो 1 नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए, तो 2 × 13, ठीक है। ऐसे कैसे 91 का कर लो ना। तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और लास्ट वाला अगर देखें अपन, लास्ट वाला जो संख्या लास्ट वाला अंक है उसको देखेंगे तो ये कौन सा अंक है, सम है कि विषम है। तो अगर सम होता है तो फिर 2 से विभाजित होगा, और विषम है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, है ना। तो ये एक है वो विषम संख्या दे रखी है, इसका मतलब 2 से तो विभाजित होगा नहीं। तो 3 से चेक कर लेता हूँ, 3 के पाड़े से चेक करो, तो 3 के पाड़े से 9 कटेगा 3 बार में, पर 1 नहीं कट रहा है ना। तो आगे वाले टेबल से काटेंगे पाड़े से, है ना। 5 से देखो, 5 के पाड़े में हमें पता ही है कि 5 के पाड़े में यह लास्ट वाला अंक या तो 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, ठीक है। तब जाके वो 5 से कटेगा। तो 5 से नहीं कट रहा है, आगे वाले अभाज्य संख्या 7 है, 7 से काटने की कोशिश करो। अब 7 के पाड़े में 9 कटेगा, कितनी बार में कटा, 7 के पाड़े में 9 कटा, कितनी बार में, एक बार में कटेगा, एक बार में कटा, आया कितना, 7 आया। और 9 में से 7 गए कितने रहे, 2 रह रहे हैं ना। तो शेषफल अगर आगे 100 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और 7 के पाड़े में 21 आते हैं, मतलब 7 से डिवाइड होगा, 7 का भाग जाएगा। अब 7 के पाड़े से 9 कटा एक बार में। अब 9 में से 7 के पाड़े में 7 का पाड़ा एक बार बोलेंगे तो 7 आएंगे। अब 9 में से 7 गए कितने रहे, 2, तो 2 आगे 100 कर देंगे यहाँ ना। तो कितना हो गए, 21 हो गए। अब 7 के पाड़े से 21 कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। और सीधे अब आ गया आंसर 13 आया। अब 13 सीधे अपने को पता है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो सीधे ही 13 की टेबल से कटेगा, कितनी बार में, एक बार में। शेषफल 1 आ गया, मतलब 91 का भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। 91 का अभाज्य गुणनखंड हो गए ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि जिनके नीचे यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, जैसे इसी के नीचे नोट कर लेते हैं 7 × 13, ठीक है।
अब अपन क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे उसके। जोड़ा कौन सा बन रहा है, किसके लिए, एस शेप के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़े 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ नहीं है, और 7 यहाँ है पर यहाँ पे नहीं है। अब 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, मतलब कॉमन गुणनखंड, ठीक है ना। तो कॉमन गुणनखंड आ रहा है, वो क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है ना। तो ये आ रहा है 13 ना, क्या बना, एक जोड़ा बना, है ना। तो ये हो गया इन दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ। मतलब किन का एचसीएफ हुआ, ये एचसीएफ हुआ 26 और 91 का एचसीएफ क्या आया, है ना। जो जोड़ा बना, एक ही जोड़ा बना, मतलब ये इसका 13, ये इसका आंसर आ गया। अब हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना हो, एलसीएम ज्ञात करना है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल दे रखा है इसमें, है ना। तो 1 नंबर आसान तरीके से हल हो जाएगा, बड़ा सवाल शायद नहीं देखें, ठीक है ना। एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम के लिए सीधा हो जाएगा, क्या करेंगे कि जो गुणनखंड दे रखे हैं ना उनको घातों में लिखेंगे। एक बार अपन इसको वापस नोट कर लेते हैं ना। 26 के गुणनखंड क्या है, 2 × 13, ठीक है ना। उसको घातों में नोट कर लेते हैं, तो 2 की घात 1 है, एक ही बार है गुणनखंड, 13 भी एक बार है, तो 13 की घात 1 बार, है ना। क्यों गुणे में कैसे लिखेंगे, अगर 2 गुणे में 3 बार होता तो मतलब क्या हो जाता, 2 की घात 3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 एक ही बार हैं, इसका मतलब 2 की घात 1, ऐसे कैसे 91 का गुणनखंड 7 × 13, 7 भी एक बार, 13 भी एक बार। अब अपन क्या देखेंगे कि इन दोनों के जो गुणांक दे रखे हैं उनके गुणनखंडों में से अपन चेक करेंगे कि किसकी घात, अधिकतम घात वालों को अपन नोट कर लेंगे। टाइम खींच दो, कोई बात नहीं से, है ना। यहाँ पे देखेंगे कि 2 की घात यहाँ पे 0, अब इसमें नहीं दे रही कि इसमें नहीं है, इसका मतलब मैंने पहले भी बता रखा है वैसे कि कुछ नहीं है, इसका मतलब समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ नोट कर रहा हूँ। 2 की घात यहाँ पे 0 है। अब देखो 2 की घात 0 बड़ी है कि 2 की घात 1 बड़ी है, तो बड़ी वाली घात को लेना है, ठीक है ना। तो 2 की घात 1 है, यहाँ पे लिखना की जरूरत, देखो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे किसी भी संख्या की घात, मैंने पहले ही बता रखा है, कोई XYZ संख्या हो ना, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और अपन किसी भी संख्या, मतलब जैसे 5 के साथ में गुणा 1 का करवा दो तो आंसर में डिफरेंट नहीं आएगा, वही आएगा 5, ठीक है ना। इसलिए ये 7 का गुणा 13 से करवाओ, 13 का गुणा 1 से करवा दोगे वापस, है ना, तो आंसर में डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने समझने के लिए मैंने नोट किया है, ये अपने को एग्जाम में नहीं करना वैसे। तो 2 की घात 0 है तो बड़ी कौन सी है, तो 2 की घात 1 बड़ी है, ठीक है। ऐसे कैसे, यहाँ पे 7 की घात 1 है, पर इधर देखेंगे 7 की घात कोई दे नहीं रखी, मतलब यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ वैसे 7 की घात 0। अब बड़ी कौन सी है, 7 की घात 0 या 7 की घात 1, तो 7 की घात 1 बड़ी है, तो यहाँ पे नोट कर लिया 7 की घात 1 को। अब ऐसे कैसे, 13 की घात 1, 13 की घात 1 दोनों बराबर ही है ना, तो नोट कर लो 13 की घात 1, ठीक है ना। अब वापस यहाँ पे क्या होता, अगर ज़्यादा होता, जैसे मैं घात अधिकतम घातों को नोट करता है, यहाँ पे 2 की घात 3 है ना, और 3 की घात यहाँ पे 2 हो सकते हैं ना, तो अपने को सिर्फ घातों को वापस गुणे में लिखना पड़ेगा, है ना। इन गुणनखंडों को, ये गुणनखंड दे रखे वो घातों में दे लिख रखे, तो उनको वापस अपने को गुणे में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 कितनी बार, 2 की घात 3 है, मतलब 2 को 3 बार गुणे में, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 को 2 बार गुणे में, इस तरीके से, ठीक है। वो तो मैं समझने के लिए, बहुत जने जानते भी है, बहुत जने नहीं भी समझते हैं। क्लास में मुझे पता है कि कितने समझ सकते हैं, कितने समझ नहीं सकते, ठीक है ना। तो उनके लिए आप थोड़ा सा व्यवस्थित एक बार देख लेना, वैसे पहले से पढ़ रखा है अपन ने, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इन सीधा आप गुणा करवा दो, 2 का गुणा 7 × 13। अब 2 का गुणा 7 से करवाएंगे तो कितना आएगा ना, 14। 2 का गुणा 7 से करवाएंगे 14, और 14 का गुणा 13 से करवाएंगे तो क्या आएगा, सीधा 182। क्योंकि मैंने बता रखा है अपन द्विघात समीकरण को हल करते हैं, उसमें 14 × 13 वही मेन गुणनखंड होते हैं। 2 क्रमांकित संख्या वाला सवाल दे रखा है, और एक सवाल है ऐसी 2 संख्याओं को ज्ञात करनी है जिनका वर्गों का योग दे रखा है और उनका योग दे रखा है, ठीक है ना। सॉरी, उनका गुणनफल और योग दे रखा है, ठीक है। तो वो वाला सवाल में इसमें ध्यान रखना कि 14 का गुणा 13 से करवाओगे तो सीधा 182 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एलसीएम, तो एलसीएम आ गया, किन का एलसीएम आया, यहाँ पे 26 और 91 का एलसीएम आ गया, वो कितना है, 182, ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला सवाल है ना, नेक्स्ट वाला सवाल है रिलेशन वाला सवाल है। 2 पूर्णांक दे रखे हैं और एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या है, वो वाला मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि उस दोनों में संबंध क्या है, ठीक है ना। एक बार ये दूसरा सवाल अपन हल करते हैं। तो दूसरा सवाल जो है, लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, अपने को दूसरे सवाल में क्या क्या दे रखा है सबसे पहले अपन नोट कर लेते हैं। जब मान लो अपने पेपर में आया कि यह है कि एचसीएफ आपको दे रखा है 510 और 92 का एचसीएफ 2 है, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। 1 नंबर का सवाल होगा तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्या क्या दे रखा है उसको नोट करना है, ठीक है ना। दूसरे सवाल का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे कि अपने को क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, किन का दे रखा है, 510
और 92 का HCF दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, ठीक है ना। अब और क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है एक तो पूर्णांक A दे रखा है और ये पूर्णांक B दे रखा है। तो पूर्णांक A कितना है? 510 है और पूर्णांक B कितना है? 92 है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो सवाल में दे रखा है LCM ज्ञात करो, ठीक है ना। तो अपने को सीधा यहाँ पे नोट कर लेना है कि हमें क्या ज्ञात करना है? LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब LCM हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अपने पास में एक दोनों पूर्णांक और उन्हीं दोनों पूर्णांकों का HCF और LCM है ना, वो रिलेशन वाला है ना। वो ध्यान है फॉर्मूला क्या है कि मान लो अपने को 2 पूर्णांक दे रखे A और B 2 पूर्णांक है, ठीक है ना। इनका जो गुणनफल होगा है ना, इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल है वो बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कि इन्हीं 2 पूर्णांकों का, ठीक है ना। मतलब इन्हीं 2 पूर्णांकों का HCF और इन्हीं 2 पूर्णांकों का LCM, ठीक है ना। इन्हीं 2 पूर्णांकों का LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। ये 2 पूर्णांक और उन्हीं का HCF और इन्हीं का LCM, ठीक है ना। मतलब 2 पूर्णांकों का गुणनफल करवा दो और HCF और LCM जो इन्हीं का जो HCF और LCM आएगा उनका गुणनफल करवाओगे तो क्या आएगा? आंसर बराबर आएगा, ठीक है ना। ये उसमें रिलेशन होता है, ठीक है। अब अपन देखो इसको जो भी दे रखा है ये फॉर्मूला बन गया है ना। इस फॉर्मूले में अपन मान रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या दे रखा है? A दे रखा है 510। बहुत ही इजी वे में हो जाएगा हल, ठीक है ना। 510 इंटू 92 बराबर HCF क्या दे रखा है? तो HCF दे रखा है हमें 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 इंटू LCM क्या है? तो LCM तो हमें ज्ञात करना है। LCM हमें ज्ञात करना है AB